फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है उसका वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये दो टॉपिक हमने लास्ट में पढ़े थे। तो आज जो हम शुरू करेंगे बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से हम शुरू करते हैं। तो बेटा इसमें क्या है कि हम जो वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा था, उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर किसी बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, हम आज उस चीज को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम तीन चीज पढ़ेंगे बेटा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम तीन जगह में पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे कैसे निकालेंगे। जो पहली स्थिति बेटा है कि जब कोई बिंदु कहां रखा हो बेटा, अक्षीय स्थिति पर रखा हो, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के बिल्कुल लाइन पे सीधा रखा हो अक्षीय स्थिति पे, तो उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे बेटा, जब निरक्षीय स्थिति पर, मतलब कि वैद्युत, मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इसके बिल्कुल सेंटर से बीच के ऊपर पर कहीं रखा है, बिल्कुल इसके बीच से ऊपर कहीं रखा है, तो उस जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो पढ़ेंगे। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे बेटा, किसी भी बिंदु पर अगर, फिर हम पढ़ेंगे कि वो बिंदु कहीं भी हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वैद्युत द्विध्रुव से। ठीक है बेटा। तो अब जो पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, पहला हमको पढ़ना है वो क्या है, अक्षीय स्थिति पर। तो पहले इस टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर आगे के दोनों टॉपिक को पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं अक्षीय स्थिति पर। पहले बात करते हैं अक्षीय स्थिति पर। तो बेटा हमको पता करना है, अब जो एक बार आपको फिर से बता दें कि हमको पता करना है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। पहला जो हमको पढ़ना है बेटा कि जब वो बिंदु कहां हो, अक्षीय स्थिति पर हो। एक फिगर बनाते हैं, वहां से चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएंगी। हमने कहा बेटा कि कोई हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव कुछ ऐसे, हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लें, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। मान लीजिए कि इस पे इधर क्या -q चार्ज है, यहाँ पे इस कोने पर यहाँ पे -q चार्ज है, और यहाँ पे क्या है बेटा, +q चार्ज है। क्या है, +q चार्ज। अब बताइए वैद्युत द्विध्रुव बन गया। इसके दोनों आवेश क्या बेटा, समान है, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत है। और ये क्या बेटा, बहुत नजदीक रखे हैं। मान लिया ये बहुत अल्प दूरी पे रखे हुए, नजदीक रखे हुए, और इनके बीच की दूरी कितनी बेटा, 2l है। कितनी मीटर की दूरी है, 2l है। 2l इसलिए मानते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था ताकि प्रश्न को आसानी से हम सॉल्व कर सकें, इसलिए 2l मानते हैं। इसकी पूरी लंबाई को 2l के बराबर मानते हैं। 2l मतलब क्या कि अगर इसके सेंटर से हम यहाँ पे सेंटर से बात करें, इसके केंद्र से इधर इतनी लंबाई कितनी होगी, l, और यहां से इतनी लंबाई कितनी होगी, l, यानी मध्य से इधर की l और मध्य से इधर l, तो पूरी लंबाई कितनी हो गई, 2l। अब ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन वो पहला बिंदु कैसा होना चाहिए, वो अक्षीय स्थिति पर रखा हो, तब निकाल देगा। तो मान लो अक्षीय स्थिति क्या है कि इसकी सीधी लाइन मिलाने वाली यहाँ पर एक हमने बिंदु P मान लिया। क्या बेटा, बिंदु P मान लिया। इस P बिंदु पर जो इसकी बिल्कुल सीधी में अक्षीय स्थिति पर रखा है, उस पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, हमको ये निकालना है। तो हमने बताया था कि जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है तो एक पॉजिटिव चार्ज यानी एक धनात्मक आवेश हम बाहर से लेके आते हैं उस बिंदु पर जहां पर हमको निकालना होता है। तो मान लिया कि हम कोई बाहर से एक आवेश लेके यहां पर आ रहे हैं, +q0 आवेश हम एक बाहर से लेके आ रहे हैं, +q0 आवेश हम एक बाहर से लेके आ रहे हैं इस बिंदु पर। अब जैसे ही इस बिंदु पर आएगा तो बताइए क्या होगा। पहला चीज ये जो आवेश है, इस आवेश के कारण अगर ये इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर जैसे ही ये आएगा, इस आवेश के कारण इस पे एक बल इधर लगना शुरू होगा, और साथ ही साथ ये एक आवेश यहां भी रखा, तो ये आवेश क्या करेगा, इसको अपनी अंदर तरफ खींचेगा, क्योंकि आवेश कैसा है, धनात्मक है, तो ये इसको इधर तरफ बल लगाएगा और ये इसको इधर तरफ खींचेगा। और जब बल लगेगा तो बल के साथ साथ, क्योंकि आवेश q0 है, तो बल के साथ अगर आवेश q0 है तो क्या होगा बेटा, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस बिंदु पे निकल के आएगी, क्योंकि क्या होता है, E बराबर क्या होता है, F/q। तो अगर इस पे बल लग रहा होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकल के आएगी। अब वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भैया एक तो इसके कारण होगी और एक तो इसके कारण होगी, दोनों अलग, एक ये बल लगा रहा होगा इसके ऊपर उधर की तरफ, और ये बल लगा रहा है उसकी तरफ इधर की तरफ, तो दोनों की अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे होगी। तो पहले बात करते हैं बेटा, मान लिया पहले इस बिंदु की स्थिति देख लेते हैं कि बिंदु है कहां। हमने कहा कि जो इसका
इसके बीच से अगर हम मान ले जहां से इसकी दूरी कहाँ है बेटा, ये अगर इसकी दूरी हम मान लें कि ये बीच से एक लाइन खींच दे हम, तो मान लीजिए कि यहां से ये इसकी लंबाई कितनी है, L है, और यहां से इसकी लंबाई कितनी है, L है, तभी तो बेटा 2L बनेगा, ये तभी तो 2L बनेगा। हमने कहा बीच से क्या है बेटा, L है। तो मान लिया कि इसकी जो बिंदु हमने लिया है, यह बिंदु इसके मध्य से, जहां से हमने खींचा है, इस बिंदु से कितनी बेटा, R की दूरी पर रखा हुआ है। कितनी, इसके मध्य से R की दूरी पर ये बिंदु हमारा रखा हुआ है P। अब उस पे निकालना है। तो जरा हमको बताइए, एक चीज बताइए, अगर मान लिया हम पहले इसकी बात करते हैं, प्लस क्यू की बात करते हैं, इस प्लस क्यू के कारण इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। जो पिछले में लिखाया था कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, फॉर्मूला लिखाया था मैंने, एक बार फिर से लिख लेता हूं। तो क्या आया था बेटा, निकाला था उस बिंदु पर इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। हमने कहा कि जो भी होगी उसको हम E1 लिख देते हैं। क्या, इसके कारण जो वैल्यू की तीव्रता है उसको E1 लिखते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमने दिखाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या होगा बेटा, Q अपॉन क्या, Q मतलब ये आवेश और इनके बीच की दूरी, Q/r², यानी इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। अब ये बताइए, अगर हम इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो इस आवेश और इस बिंदु के बीच की दूरी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बताओ कैसे, क्या लिख सकते हैं। देखो बेटा, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, R है ना, R है, यहां से यहां तक की दूरी R है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, L है ना। अगर यहां से यहां तक की दूरी R है और यहां से यहां तक की दूरी L है, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बताइए, कोई बता सकता है। देखो कैसे, ये दूरी हो गई हमारी R, और हमको चाहिए ये वाली दूरी, तो इतनी दूरी तो पता है हमको R। अब इतनी दूरी में से अगर हम इतनी दूरी को काट दें, इतनी दूरी को निकाल दें, तो ये दूरी हमको यहां से यहां तक की मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। मतलब कि इस R में से अगर इस L को हम माइनस कर दें, निकाल दें, तो हमको यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत। तो मतलब कि इससे यहां तक की बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, R माइनस L। R में से L को हटा दो तो यहां से यहां तक की दूरी निकल के आ जाएगी। तो इस बिंदु के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हमने कहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी होगी, R माइनस L, और जो दूरी होती है उसका स्क्वायर। यहां से कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला हमने पिछले वाली वीडियो में बताया था आपको कि कैसे किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, Q/R करके स्क्वायर करके वहां पर आया था। ठीक बेटा, तो ये आ गया हमारा E1। ये हमारा होगी पहली इक्वेशन, होगी नहीं बेटा, होगी नहीं होगी। अच्छा, अब बात करते हैं E2 की। E2 क्या होगा बेटा, हमने इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां निकाल दी, अब इसके कारण भी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पे होगा नहीं होगा। तो इसके कारण, इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसको भी निकालेंगे। तो इसको नाम दिया हमने E2। इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बेटा, उसको नाम दिया E2। तो E2 का मान कितना होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वही होगा। और इसके कारण क्या होगा, Q अपॉन इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, इनके बीच की दूरी क्या है, देखो इनके बीच की दूरी क्या है, इस आवेश और इस P के बीच की दूरी कितनी बेटा, देखो यहां तक तो R है, यहां तक तो R है, और यहां तक क्या है बेटा, ये दूरी कितनी है, ये तो L के बराबर है। यानी R, ये R यहां तक का R और यहां तक का L, दोनों को अगर जोड़ दें, R प्लस L कर दें, तो यहां से यहां तक की दूरी हमको मिल जाएगी। तो मतलब इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बेटा, Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। होगा नहीं होगा बेटा, ये सेकंड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अब हमको E1 मिल गया, इसके कारण उस पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, E1 मिल गया, और इसके कारण वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी, E मिल गया। अब जरा इस बिंदु को देखो, अगर हम इस बिंदु की बात करें बेटा, इस बिंदु पर ध्यान से देखो, अगर हम पहले इसकी बात करते हैं E1, जो इस पर E1 होगा वो E1 की दिशा किधर होगी, इसके कारण जो E1 आया होगा, जो E1 यहां पर लग रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसकी दिशा किधर होगी, भैया जिधर की तरफ बल लगता है उधर की तरफ तो होगी E1, होगा नहीं होगा। E1 की दिशा किधर होगी, इधर की, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, तो E1 तो इधर लग रहा होगा, नहीं लगे तभी तो बल इस पे लगेगा इधर की तरफ, इस पे बल इस कारण किधर लगेगा, इधर बल लग रहा होगा, तो मतलब E1 भी तो इधर होगा। तो ये हो गया हमारा E1 हो गया, ये E1 हो गया हमारा, E1 इधर लग रहा है। अच्छा,
और दूसरी बात, अब इसके कारण जो हमारा बल लगा होगा, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E2, वो किधर होगी बेटा, ये तो इसको इधर खींच रहा होगा, इधर खींच रहा होगा, तो E2 जो है उसको इधर खींच रहा होगा, तो जो E2 का जो दिशा जो होगी वो क्या होगी बेटा, इधर की तरफ होगी। ये हमारी हो गई E2, ये होगी E2। लेकिन ये बताओ E1 E2 में बड़ा और छोटा कौन होगा, मतलब E1 और E2 जो लग रहे हैं इसमें E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। अब देखो बेटा, अगर हम बात करें यहाँ QQ बराबर है, QQ बराबर है, यहाँ पर जो नीचे है वो बेटा वो R से कम हो रहा है, और जो नीचे वाला है ये यहाँ R से ज्यादा हो रहा है, मतलब नीचे जो वैल्यू है यहाँ पे बड़ी हो रही है, यहाँ छोटी हो रही है। अब मुझे बताओ कि जिसकी वैल्यू छोटी होगी ऑटोमेटिक उसका मान ज्यादा बड़ा होगा, बड़ा नहीं बड़ा, ज्यादा नहीं बड़ा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी, मान लो एग्जांपल हम कहते हैं 8/4 कर दिया, 8 ऊपर सेम रखा और बटे 4 कर दिया। अब 4 है तो 8 को 4 से डिवाइड करके कितना उत्तर आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 4 क्या है बेटा, एक संख्या है। अगर हम उसी को 8 को 2 से डिवाइड करें तो 8 को 2 से डिवाइड करें तो उत्तर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। पहले वाले में 8 को 4 से डिवाइड किया तो उत्तर आया 2, और यहाँ 8 को 2 से डिवाइड किया उत्तर आया 4। दोनों में कौन बड़ा है, जिसका उत्तर आया 4। क्यों 4 आया, क्योंकि उसके नीचे वाली संख्या क्या बेटा, वो ऊपर वाले से कम है, मतलब कि 4 से 2 कम है, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा आई। सेम ऐसे ही जिसकी नीचे की वैल्यू कम होगी ऑटोमेटिक उसका मान ज्यादा होगा, जिसके नीचे की वैल्यू ज्यादा होगी उसका ऑटोमेटिक मान कम होगा, होगा नहीं होगा। तो यहां से देखो बेटा कि E2 जो है, E2 के नीचे वाली जो वैल्यू है R+L है, ये क्या करेगी, इसके मान को कम कर देगी। और सभी जानते भी हैं कि अगर दूरी बढ़ेगी तो क्या बल कम होता है, और बल कम होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। तो यहाँ बेटा देखो दूरी ज्यादा है इसकी बिंदु की, इससे दूरी ज्यादा है, तो मतलब E2 जो होगा इसके कारण लगभग उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। और जो ये क्या है, इसके बीच की दूरी कम है, तो दूरी कम है तो इसके मुकाबले इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, बल ज्यादा लग रहा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहां से कह सकते हैं कि E1 ज्यादा है E2 कम होगा। अब E1 ज्यादा है E2 कम होगा, इस कंडीशन में मुझे वो बताओ, इसको छोटा कर देते हैं ताकि समझ में आए कि कम है। ये हमारा E2 हो गया छोटा सा, तो E2 इधर है कम है जो, और E1 इधर है ज्यादा हमको दिखा रहा है। अब मुझे बताओ, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लग रही है जो कम है, और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर लग रही है जो ज्यादा है। अब बताओ एक्चुअल में दोनों का मान अगर हम निकालना हो, दोनों का प्रभाव निकालना हो तो क्या होगा, एक इधर खींच रहा है जो कम खींच रहा है, और एक इधर कर रहा है जो ज्यादा तेज से खींच रहा है। तो बताओ एक्चुअल में क्या होगा, होगा ये कि जो कुल उत्तर होगा दोनों के कारण वो इधर की तरफ ही होगा, क्योंकि ये ज्यादा है। लेकिन ये क्या करेगा, E2 क्या करेगा, उस प्रभाव को कम कर देगा, उस प्रभाव को कम। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपको कोई 4 न्यूटन से आपको कोई इधर खींच रहा है, 4 न्यूटन से इधर खींच रहा है, और 2 न्यूटन से आपको इधर कोई खींच रहा है, 2 नहीं मान लीजिए 3 न्यूटन से आपको कोई इधर खींच रहा है, एक 4 इधर खींच रहा है तो और एक 3 इधर खींच रहा है, तो आप किधर जाएंगे, जिधर ज्यादा है उधर ही जाएंगे। लेकिन कितने मात्रा जाएंगे, सिर्फ 1 न्यूटन के बल से जाएंगे, क्योंकि 3 ये जो खींच रहा है, ये 4 में से 3 घट गया ना इधर का, तो 1 से तो आप उधर जाएंगे। सेम वही चीज है, E1 ज्यादा है E2 से E1 ज्यादा है E2 कम है, तो एक्चुअल में जाएगा तो इधर ही, लेकिन कितनी मात्रा में जाएगा, जो इन दोनों का अंतर होगा, मतलब E1 में से E2 को घटा दोगे, जो बचेगा उसी से इधर जाएगा। तो अब जो हम कह रहे हैं कि इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट E होगा, मतलब कि जो वास्तविक जो E आएगा, दोनों के प्रभाव के कारण जो E आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी दोनों के कारण, वो कितनी होगी बेटा, उसको कह सकते हैं E बराबर क्या होगा बेटा, वो होगा हमारा E1 और प्लस E2 का वेक्टर रूप में होता है, E1 प्लस E2 का वेक्टर रूप में आएगा। लेकिन हम देखते हैं जब वेक्टर रूप में लिखेंगे तो E1 जो है, E1 ज्यादा है E2 और E2 इधर है, दोनों एक ही लाइन पे है ना, एक इधर है एक इधर, ऐसा नहीं कि एक इधर है और एक नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो ऑटोमेटिक जो उसका प्रभाव हो गया बेटा घट जाएगा। E1 माइनस E2, ये E का मान हो गया हमारा, E का मान कितना हो गया, E1 माइनस E2। यहां से वैल्यू रख देते हैं E1 E2 की, E1 की वैल्यू कितनी है बेटा, तो E बराबर हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, E1 की वैल्यू हमारी हो गई R माइनस L का होल स्क्वायर, ये E1 हो गया, माइनस E2 की वैल्यू लिख देते हैं, माइनस E2 की वैल्यू हमारी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारी E की वैल्यू आ गई। जरा इसको हल कर लेते हैं, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट के कॉमन लेते हैं, Q भी कॉमन लेते हैं,
ठीक है, बचा अंदर क्या 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यहां बचा 1 माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बंद कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। आगे सॉल्व करके इसको लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू को ऊपर इधर लिख लेते हैं। ठीक है, यहां देखो बेटा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल स्क्वायर। अब देखो यहां का हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, तभी इसको जोड़ घटा सकते हैं। एक आर माइनस एल का होल स्क्वायर है, एक आर प्लस एल का होल स्क्वायर है। तो कैसे कर सकते हैं बेटा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। हमने कहा इसको ऊपर ले आते हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये इधर आ गया, माइनस का आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा बेटा, दोनों का एलसीएम लेंगे जब हम, तो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सभी जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कि यहां पर क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको एक साथ करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कैसे होगा बेटा, r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो होगा। तो इसको एलसीएम से ले लिया हमने। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको ऊपर लिख देते हैं एक बार, ये आप तो उतार लेना, फिर हम इधर लिख देते हैं। इसका मान जो आएगा हमारा, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, तो आएगा हमारा कितना होगा, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू को ऐसे उतार लिया बाहर की तरफ। अंदर देखो बेटा, ये r प्लस एल का होल स्क्वायर, क्या इसको खोलेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हाँ प्लस 2 LR, यहां करेंगे माइनस का, तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LR, होगा नहीं होगा? ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2LR, और यहाँ पर अब इसको ऊपर हो गया, नीचे वाले को देख लेते हैं एक बार, नीचे वाले को देख लेते हैं। नीचे बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, a प्लस बी a माइनस बी का, a प्लस बी a माइनस बी, तो कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां तक कर लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू यहां लिख लिया, इसको खोल लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस 2LR नीचे क्या आया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, चलो यहां पर आगे बात करते हैं, यहां आगे बात करते हैं। तो अगर इसको आगे हम सॉल्व करें तो क्या होगा हमारा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, यहां से क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, ये एल स्क्वायर से ये एल स्क्वायर कैंसिल, यहां का बचेगा 2LR और प्लस 2LR, यानी कि कितना आएगा 4LR, कितना आएगा 4LR, और नीचे क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से आ गया। आगे बात करते हैं बेटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्यू को अंदर लेके आते हैं, तो क्या आएगा 4QLR, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक चीज देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज देखो, जो यहाँ पे आर है बेटा, आर क्या है, यहां से वहां तक की उस बिंदु की दूरी, और एल क्या है बेटा, एल क्या है, सिर्फ ये जो दूरी हमने ले रखी 2L, इसके बीच की जो अल्प दूरी, बहुत छोटी दूरी होती है, उसकी आधी, मतलब कि जो हमने छोटी सी दूरी ले रखी थी उसकी भी आधी कर दो तो हमको L मिलेगा। अगर हम कंपेयर करें इस दूरी की R की और इस दूरी की L की, तो दोनों कंपेयर में करते हैं, तो इसके मुकाबले इसको बहुत छोटा मान सकते हैं। क्या, इसको बहुत छोटा मान सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहो कि चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी जो है, चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी, उसके कंपेयर में मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी, उसके सामने कुछ दूरी रह जाती है, वो बहुत छोटी की दूरी है, तो हम उसके सामने उस दूरी को कुछ नहीं मान सकते। तो इसी प्रकार इस दूरी के सामने ये दूरी बहुत छोटी है, तो इसके साथ क्या कर सकते हैं, इसको हम नगण्य मान सकते हैं, इसको क्या करना, इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया बेटा, चूंकि यहां पे चूंकि L जो है वो बहुत 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 छोटा है R से, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, L को नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मानी छोड़ सकते हैं, नगण्य
मान सकते हैं, यानी L को हम छोड़ सकते हैं। अब इस कंडीशन में बेटा अब देखो, जब L को हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, यहां आगे देखते हैं। तो जो हमारा E अब बनेगा, E बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 के, यहां से बेटा क्या करें, यहां से 4 है, 4 को 2 × 2 में मल्टीप्लाई कर ले, यानी 2 × 2QLR लिख सकते हैं, 2QLR लिख सकते हैं। और बट्टे क्या कर सकते हैं, यहां पर हमने L को इग्नोर कर दिया, L को छोड़ दिया, तो सिर्फ क्या बचा, R², और R² की पावर भी स्क्वायर है, यानी क्या लिख सकते हैं, यहाँ R की घात डायरेक्ट हमने 4 लिख दिया, कोई दिक्कत, R की घात हमने 4 लिख दिया। अच्छा, अब मुझको ये बताओ, कल हमने पढ़ाया था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था कि P बराबर जो हमारा होता है वो 2L × Q करके पढ़ाया था, तो आया था हमारा 2QL, यही तो आया था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो हमने पढ़ाया था। अब यहां जरा एक बार देख लो, यहां देखो क्या लिखा है, 2QL लिखा है, नहीं लिखा है 2QL, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या डायरेक्ट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। तो हमने कहा इसकी जगह लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो यहां पर हमें हो गया 1/4πε0 के 2 गुणे 2QL की जगह क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, और यहां तो R है ही, और बट्टे R की घात 4, कोई दिक्कत, यहां से देखो R ऊपर है, यहां R की घात 4 है, तो एक R को यहां से उड़ा दें और 4 को कम करके यहां पर हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक R कट गया। तो अब जो उत्तर बचा हमारा E बराबर क्या आएगा, इसको उठा के लिख लो, E बराबर जो हमारा आएगा 1/4πε0 के 2P/RQ, ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू आ गई, किसके कारण, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी R बिंदु से दूरी पर P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 के 2P/RQ, जहां पर P क्या है बेटा, P क्या है, 2QL के बराबर है, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। आई थिंक आपको अच्छी स्थिति पर निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया है। तो और कोई दिक्कत होगी तो फिर से बताइएगा, हम फिर से समझा देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात है, सेकंड वाला जो पार्ट था उसको भी सॉल्व करके एक बार देखते हैं। जो कौन सा था, निरक्षीय स्थिति पर, जब ये तो अक्षीय हो गया और दूसरा क्या निकालना है, निरक्षीय स्थिति पर, मतलब कि जब P बिंदु जो हो वो जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो उसके बिल्कुल सेंटर से, बीच से बिल्कुल ऊपर की तरफ रखा हो, बिल्कुल उसके सेंटर से ऊपर रखा हो। हमने कहा उसको बाद में डालेंगे, पहले यहां पर देख लीजिए, इसको हम बदल देते हैं पॉइंट को। ये हमारा हो गया निरक्षीय, सेकंड पॉइंट हमारा हो गया निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति पर इसको कहते हैं इक्विटोरियल। क्या होता है, इक्विटोरियल, ये लिखवाया था जब टॉपिक पढ़ाया था, तो वहां से देख लीजिएगा। तो ये निरक्षीय स्थिति पर, इसको भी डाल देते हैं और फिर आगे की क्लास आपको बताते हैं। हाँ, तो अब शुरू करते हैं दूसरा वाला। जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ फिगर बनाते हैं हम। हमने कहा एक हमारा वैद्युत द्विध्रुव वही रखा है, हमने कहा एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा ये है, क्या है बेटा, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया हमारा, ठीक, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। यहाँ पर कोई आवेश रखा है और यहाँ पे आवेश रखा है, और इसके जस्ट बिल्कुल बीच से, जहां बिल्कुल सेंटर आएगा, इससे बिल्कुल ऊपर, इस लाइन से अगर हम एक लाइन यहां बना दें ऐसे, बिल्कुल इसके ऊपर मान लो कहीं बिंदु P पर, इस P बिंदु पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहां पर, बिल्कुल इसके बीच से बिल्कुल ऊपर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमने कहा कि जहां पर है इसकी तीव्रता अगर हमको निकालनी है, इसको और अच्छे से बना ले। हमने कहा ये लाइन खींच ले और ये इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो और ये जो बिंदु है हमारा, इसकी दूरी यहां से कितनी है बेटा, हम मान ले इसको कितना, R मान ले। इसके बीच से इसकी दूरी कितनी है, R।
r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, किसके कारण? ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण। यहाँ हम आवेश मान लेते हैं, मान लीजिए ये प्लस क्यू है, इधर इसको बिंदु मान लेते हैं, ये प्लस माइनस क्यू है और यहाँ पर क्या है बेटा? प्लस क्यू है। क्या है? प्लस क्यू है। दो आवेश रखे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, जो क्या है? एक तरह का हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और इसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब ये बताइए, हमने बताया था कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होती है? L होती है। ऐसे यहां तक की दूरी कितनी होती है? L होती है। और टोटल दूरी कितनी हो गई? 2L हो गई। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम मान लें, चलो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। हमने कहा पहले इस बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें और फिर इस बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल, क्योंकि यहाँ पर दो आवेश हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ लग रही होगी, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही होगी, जैसे पिछले वाले में किया था। तो पहले दोनों का अलग निकालते हैं। हमने कहा चलो पहले इसी कारण निकालते हैं। हमने कहा यहाँ पर हमको निकालना है तो एक बाहर से आवेश लाके हम यहाँ रख देंगे और देखेंगे कि उसमें कितना बल लग रहा है और किधर की तरफ बल लग रहा है। तो भैया जैसे आवेश, कौन सा आवेश? प्लस क्यू नॉट का आवेश लाके हम यहाँ पे रख देंगे, प्लस क्यू नॉट का आवेश लाके हम यहाँ पर रख देंगे। जैसे प्लस क्यू नॉट का आवेश रखेंगे, ये प्लस और ये प्लस, तो उस पे इधर की तरफ एक बल लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है? प्रतिकर्षण कर रहे हैं, तो उस पे इधर की तरफ बल लगेगा, जिसके कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किधर होगी बेटा? इधर के कारण ही होगी, इधर के कारण ही होगी। तो उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कहा E1, जो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मान लिया E1। तो E1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बताओ, जो E1 की वैल्यू कितनी होगी? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर कौन सा बेटा? Q के कारण ले रहे हैं Q और उनके बीच की दूरी। अब दूरी क्या होगी यार बताओ? इस चार्ज, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? कैसे निकालेंगे? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इनके बीच की दूरी। ठीक है बेटा, अब इनके बीच की दूरी को कैसे निकालेंगे? यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। हमको ये दूरी अगर चाहिए, ये दूरी अगर चाहिए, ये इसको अच्छे से बना ले, हमको चाहिए अगर ये दूरी चाहिए, ठीक है, ये दूरी कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, देखो हमको ये पता है R, ये पता है L, तो ये निकाल सकते हैं, सभी जानते हैं। कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो जो ये दूरी हमारी वो कितनी होगी बेटा? इस दूरी को हम कैसे निकाल सकते हैं? मान लो तो क्या होगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट अगर ले लें तो हमको ये दूरी मिल जाएगी। ये तो मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना? इसका स्क्वायर बराबर ये, तो R स्क्वायर प्लस स्क्वायर का अंडर रूट लेने के दूरी मिल जाएगी। तो ये दूरी जो हमारी हो गई क्या होगा बेटा? R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। कोई दिक्कत? ये दूरी हो गई, ठीक। तो अब और लिख लें, तो E1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 1/4 एप्सिलॉन Q अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो इनके बीच की दूरी कितनी है बेटा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट है, लेकिन क्योंकि हमको इसका स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर भी करना है और ये पहले से अंडर रूट है, तो इसलिए स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो गया? आपस में कट गए। तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? सिर्फ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? ये हो गया हमारा E1, इसको बना लेते हैं पहली, ठीक है, पहली इक्वेशन बना लेते हैं। अब बात करते हैं, हमारा E1 तो निकल गया और E1 की दिशा किधर होगी भी देख लेते हैं बेटा। तो इसको हटा दें, यहां पर इसको हटा दें। E1 की दिशा क्या होगी बेटा? ये प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश, तो किधर बल लगाएगा? उधर की तरफ बल लगा रहे होगा, किधर लगा रहा होगा? उधर की तरफ बल लगा रहा होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी किधर होगी बेटा? उधर ही होगी। तो मतलब कि जो E1 हमारा आएगा वो कुछ इस तरह होगा, बिल्कुल इसी लाइन पर, सीधी लाइन के सीधे इधर की तरफ, है ना बेटा? ये हमारा हो गया E1। कोई दिक्कत? E1 निकल गया। अब जरा, अब जैसे इसका निकाला ऐसे इसका भी निकाल लेते हैं। अब इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हुई, जरा वो भी निकाल लेते हैं। हमने कहा जो निकालते हैं तो दूसरा E2 हमने कहा उसके कारण E2 मान लेते हैं। तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, इनके बीच की दूरी क्या होगी बेटा? इनके बीच की दूरी क्या होगी? इनके बीच की दूरी क्या होगी? इस आवेश की और इनके बीच की दूरी क्या होगी? चलो पहले रेखा मिला लेते हैं, रेखा मिला देते हैं इसको। हमने कहा ये इनके बीच की दूरी है, तो क्या होगी बेटा? ये R और यहाँ भी L, तो इसका मान क्या होगा? वही तो होगा जो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट है, वही तो होगा, क्योंकि यहाँ भी R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो इसका मान आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, तो वहां भी हम इसको लिख देते हैं, कोई दिक्कत, यहां कोई दिक्कत। तो यहां किसकी वैल्यू आई बेटा, आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का जैसे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बेटा, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा दोनों आपस में, तो फिर इसका मान वही बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक बेटा, अब इसका दिशा किधर होगी बेटा, इसकी दिशा किधर, दिशा देखो ये माइनस है और क्योंकि यहाँ पर प्लस क्यू नॉट चार्ज हम लेके आए थे तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, है ना बेटा, इसी लाइन के अकॉर्डिंग इसको खींच रहा होगा इधर की तरफ कि मेरे पास आओ, हम तुमको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, तो बेटा ये इसको इधर खींचेगा, तो इसका मान जो आएगा बेटा वो क्या होगा बेटा, E2 जो होगा वो इधर की तरफ आना चाहेगा, है ना, इधर नहीं होगा, E2 इधर आ जाएगा क्योंकि बल इस पर इधर लग रहा है, तो E2 का मान इधर होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है, होगा, क्लियर। अब देखो बेटा वहां से बताओ E1 E2 में कौन छोटा बड़ा है, कौन छोटा बड़ा है, देखो कुछ अंतर लगा है दोनों में, कोई अंतर लगा, दोनों तो एक ही चीज लिखे हैं, क्यू अपन आर प्लस एल स्क्वायर, क्यू अपन आर स्क्वायर, वन अपन, मतलब दोनों बराबर है, क्या बेटा, दोनों बराबर है, दोनों का मान बराबर है, यानी जितना E1 की लंबाई इधर होगी उतना E2 की लंबाई इधर होगी, लंबाई दोनों की बराबर होगी। अगर छोटा बड़ा होता तो जो बड़ा होता उसकी लंबाई ज्यादा होती और जो छोटा उसकी लंबाई छोटी होती, लेकिन यहाँ दोनों बराबर होते, E1 और E2 बराबर है। अब इन दोनों का कारण, इन दोनों के कारण जो प्रभावी जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी बेटा, सोचो जरा, बल की बात करें, अगर हमको एक बल इधर लग रहा है, समझ में, एक बल ऐसे इधर खींच रहा है और एक बल हमको इधर खींच रहा है, एक बल इधर खींच रहा है, एक बल इधर खींच रहा है, तो हम किधर जाएंगे, हम ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, इन दोनों के बराबर बीच में जाएंगे, ये तो होता है ना बेटा, अगर जितनी मात्रा में हमको इधर खींच रहा है उतनी मात्रा में हमको इधर खींच रहा है, तो क्या करेंगे ना, हम इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, इन दोनों का बल हम बीच में जाएंगे, है ना बेटा, ऐसे भागेंगे इधर की तरफ कि हाँ उधर भी खींच रहा है तो बीच में जाएंगे। सेम चीज यहाँ देखो, E1 कहा जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है, E1 इधर जा रहा है और E2 क्या जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का प्रभावी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, आपने 11 में पढ़ा होगा, 11 में पढ़ा होगा कि दो वेक्टर को जोड़ने का दो तरीके से होते हैं, एक त्रिभुज वाला होता है और एक चतुर्भुज वाला, हमने बताया चतुर्भुज का भी होता है ना बेटा, चतुर्भुज वाला, तो इसमें चतुर्भुज वाला लगा सकते हैं। हमने कहा कि अगर इन दोनों का हमें प्रभावी चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो क्या चतुर्भुज एक यहां से बना दें जो क्या हो बेटा, इसके समांतर हो, इसके समांतर एक चतुर्भुज हम ऐसे बनाएंगे, एक रेखा खींचेंगे और इसके समांतर एक रेखा हम यहां से खींचेंगे, जहां दोनों मिल जाएंगी वहीं इनका क्या होगा बेटा, प्रभावी रिजल्टेंट निकाल देंगे। तो ये चतुर्भुज बना के, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा क्या होगा बेटा, वो कुछ ऐसे आएगा, वो क्या होगा बेटा, कुछ ऐसे होगा, होगा नहीं होगा, इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे E, जो इन दोनों का प्रभाव होगा E, वो E के रूप में इस दिशा में आएगा और उसका मान ही होगा। अब हमने कहा ये E आ गया, अब इस E की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस E की, E1 तो इधर है, E2 इधर है, और इन दोनों का जो प्रभाव आएगा, दोनों का प्रभावी जो रिजल्टेंट आएगा वो E आएगा, E आएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये E की वैल्यू कैसे होगी जरा उसको देखते हैं। मुझे बताओ बेटा, इसको जरा इस पूरे चित्र को हम यहां बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके। हमने कहा ये हमारा हो गया E1, ये हमारा हो गया E1, ये हो गया हमारा E2, और इनका जो प्रभाव निकल के आएगा बेटा ये हो गया ये, और ये हो गया ये, दोनों जहां मिलेंगे वहीं इनका प्रभाव वाला रिजल्टेंट आ जाएगा। तो मतलब इनका आ गया ये E, ये हो गया हमारा E, और ये हो गया E1 और हो गया E2। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। हमने कहा ये जो R है, ये जो दूरी है हमारी ये वाली, ये इस वैद्युत द्विध्रुव से इस कोई कौन सा कोण, थीटा डिग्री का कोण बना रही है, कितना, थीटा डिग्री का कोण बना रही है, थीटा कोण मानना पड़ेगा हमको, तो हमने कहा थीटा डिग्री का कोण यहाँ पर बना रही है। अब जब थीटा डिग्री का कोण बना रही है, देखो बेटा ये लाइन और यहां जा रहा है ऐसे, और ये लाइन दोनों क्या समांतर नहीं है, एक ये रेखा और ये रेखा, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को रेखा के रूप में माने तो दोनों समांतर हैं। तो अगर ये थीटा कोण लिया है तो ऑटोमेटिक यहां भी कोण कितना हो जाएगा, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा। अब मुझे बताओ जब थीटा कोण हो जाएगा तो जो थीटा ये लिया है यही थीटा तो हमारा यहां भी आएगा, यही तो आएगा थीटा, जो बनाया है थीटा लिया है। तो इस चीज को हम यहां जा समझते हैं बात, ठीक है। अब मुझे बताओ जो E1 है, इसको अगर इसके दो कंपोनेंट में तोड़े, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट,
आपने 11 में पढ़ा होगा कि कंपोनेंट को कैसे इसको तोड़ते हैं, उसके अवयव के रूप में तोड़ते हैं, अवयव के रूप में तोड़ देते हैं। किसी भी जो सदिश राशि होती है उसको उसके अवयव में तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, E1 को हम जिसके दो अवयव में तोड़ सकते हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। वो दो अवयव कौन कौन से होंगे जरा हमको देख लेते हैं। अगर हम इसको तोड़ के इस पे लेके आए तो जो इस पर इसका अवयव होगा वो क्या होगा बेटा, वो क्या होगा, वो होगा एक E1 cos थीटा। क्या होगा बेटा, E1 cos थीटा जो इधर की तरफ होगा, क्या होगा, E1 cos थीटा जो इसकी कारण होगा। ये कहां से आया, अभी आपको समझा देंगे कि ये कैसे आया। E1 cos थीटा इसकी तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इसका E1 cos थीटा इधर आएगा। अगर ऊपर तोड़े इसको तो ऊपर कहां जाएगा, इसका कंपोनेंट होगा, क्या होगा बेटा, ऊपर क्या होगा इसका, ये होगा ऊपर E1 sin थीटा। कोई दिक्कत, E1 sin थीटा होगा ऊपर की तरफ, किसके कारण, ये E1 का होगा, नहीं होगा, होगा, कोई दिक्कत। अच्छा चलो ये हो गया। अब जरा ऐसे इसकी बात करते हैं। अगर बेटा ये कोण थीटा बना रहा है तो सब कुछ तो समान है। देखो ये भी समान, ये बीच में हो गया और ये समान, तो दोनों त्रिभुज क्या है, एक पर एक दूसरे पर सर्वांगसम है। और अगर सर्वांगसम है तो अगर ये थीटा कोण लिया है तो ये भी क्या होगा बेटा, थीटा ही कोण तो होगा, थीटा कोण ही तो होगा, थीटा कोण होगा। अगर ये थीटा तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये वाला कोण भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा, होगा नहीं होगा, थीटा अल्टरनेट एंगल, ये थीटा कोण होगा, ये यहाँ और ये थीटा कोण होगा। ये थीटा कोण मतलब क्या, ये वाला भी थीटा कोण होगा, होगा थीटा कोण, होगा थीटा कोण। अब जब ये थीटा हो गया, अब इस E2 को भी अगर हम इसके अवयव के रूप में तोड़ें, अवयव रूप में तोड़ें तो E2 इधर जाएगा और एक E2 इधर जाएगा। जो इधर जाएगा उसका मान क्या होगा, E2 cos थीटा, E2 cos थीटा जो इधर जाएगा। और जो इधर नीचे की तरफ आएगा, इधर की तरफ, उसका वैल्यू क्या होगी, E2 sin थीटा, होगा नहीं होगा। एक जो E1 का था वो sin थीटा ऊपर था, E2 का sin थीटा नीचे है। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब बताओ मुझे, इसके जो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या ये दोनों बराबर नहीं है, क्या दोनों बराबर नहीं है। देखो E1 और E2 का मान बराबर, E1 और E2 का मान बराबर, और आगे sin थीटा, यहाँ भी sin थीटा, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है और ये जो पूरी वैल्यू दोनों बराबर हैं। बराबर है, साथ साथ क्या है, एक बिल्कुल ऊपर और एक बिल्कुल नीचे। अब मुझे बताओ, कोई मुझे जितने बल से इधर खींच रहा है और उतने बल से कोई इधर खींच रहा है, तो मैं क्या यहां से हिलूंगा, नहीं हिलूंगा, क्योंकि दोनों का प्रभाव क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मतलब इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, इनका कोई प्रभाव रहा ही नहीं। प्रभाव किसका बचेगा बेटा, सिर्फ E1 cos थीटा जो इसका एक अवयव इधर है और E2 cos थीटा इसका, दोनों मिलकर प्रभाव इसको इधर बनाएंगे, है ना बेटा। तो जो E हमारा आएगा, जो E हमारा बन के आएगा यहाँ से, जो टोटल E होगा हमारा, उसको क्या कह सकते हैं, जो E हमारा होगा वो क्या होगा, E1 और प्लस E2 के बराबर होगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, पहले की वैल्यू होगी E1 cos थीटा और दूसरी की क्या होगा बेटा, E2 cos थीटा। कोई दिक्कत यहां से, कोई दिक्कत यहां से। कंपोनेंट अगर ना समझ में आया तो आप 11th क्लास, मेरी 11th क्लास को देखिए एक बार। अवयव अगर आपको तोड़ने में दिक्कत है तो 11th क्लास को मेरी जरूर देखिए, वहां से आपको चीजें समझ में आएंगी कि कैसे अवयव को तोड़ते हैं। तो वहां अवयव वाला चीज आपको क्लियर है कि अवयव तोड़ा कैसे गया, वो E1 cos थीटा, E1 sin थीटा कैसे आया। अगर आपको समझ नहीं आया तो मेरी 11th क्लास की क्लास को जरूर देखिएगा, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे बात करते हैं। E1 E2 cos थीटा, इनकी वैल्यू लेते हैं बेटा। E1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा इसको ऐसे कर लें, क्या है इतना लंबा हम करते हैं बेटा। देखो बेटा यहाँ पर E1 और E2 दोनों तो बराबर हैं, दोनों तो बराबर हैं। यहाँ पर E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर हम E1 ही ले लें, इसको E1 ले लें तो इसको E1 और इसको भी E1 लिख सकते हैं। भैया ये E1 और E2 क्या दोनों बराबर ही है, तो इस E2 की जगह हम E1 भी लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं, E1 cos थीटा लिखते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो यहां से क्या सकते हैं, क्या हो गया, 2 टाइम्स E1 cos थीटा हो गया, नहीं हो गया, 2 टाइम्स E1 cos थीटा, दो बार जोड़ दिया तो 2 E1 cos थीटा हो गया। अब जरा रख लेते हैं, 2 E1 की वैल्यू कितनी हो सकती है, कितनी होगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इस 2 को इसके साथ ले आते हैं तो 2 क्यूब हो गया, 2 क्यूब E1 E2 cos थीटा, 2 क्यूब E1 E2। हाँ अब आगे क्या लिखना पड़ेगा हमको, cos थीटा लिखना पड़ेगा, cos थीटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, cos थीटा। अब आगे समझते हैं, इधर हम लाइन खींच लेते हैं, यहां समझाते हैं। अब देखो बेटा, अब हम बात करते हैं
2q cos थीटा के आगे लेते हैं। यहां पर जो हमारा e आया, जो हमारा यहाँ पे e आया उसको कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और cos थीटा बचा, cos थीटा बचा। अब बेटा cos थीटा अगर हम लगाते हैं, यहां देखो चित्र में ये थीटा है, अगर हम इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को देखो, बाकी छोड़ दो, इस त्रिभुज को देखो, ये थीटा है, ये थीटा है बेटा। अगर cos थीटा की वैल्यू हमको निकालनी हो यहां से तो कैसे निकलेगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? सबने पढ़ा होगा cos थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होगा? क्या होता है? अगर cos को हम निकाला जाए तो क्या होता है? बेस, यानी ये माना है तो आधार इसमें कहाँ है? ये है, और कर्ण क्या है बेटा? ये है, यही तो है ना? ये क्या है? आधार ये है और कर्ण ये है, यही तो होगा। तो जरा cos थीटा की जगह हम क्या इसकी कर सकते हैं? cos थीटा को आधार की जगह l लिख दें, आधार की जगह l लिख दें, और कर्ण की जगह लिख दें l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर रूट में। हो सकता है? नहीं हो सकता है? cos थीटा की जगह अगर cos थीटा की वैल्यू ये है तो cos थीटा की जगह हम वो लिख सकते नहीं सकते हैं, मतलब कि यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं l बटे अंडर रूट का r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर। ये हमने cos थीटा की वैल्यू लिख दी। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हाँ, अब देखो बेटा ये क्या बन गया? फिर से 2ql बन गया, नहीं बन गया 2ql? अब इसीलिए हमने वहां पर 2l शुरू से ही लेते आए ताकि यहां पर जब बने तो आराम से हम p को ले पाए। अगर 2 सिर्फ l लेते तो यहां पर l/2 आता, तो l/2 आने में सिर्फ ये सारा फॉर्मूला हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसलिए हमेशा उसको 2l लेके चलते थे। तो बेटा 2ql बन गया यहाँ पे। अब 2ql को क्या लिखते हैं बेटा? p। क्या लिखते हैं? p लिखते हैं। तो 2ql की जगह हमने क्या लिख दिया? ऊपर p लिख दिया, ऊपर हमारा हो गया p। ठीक है, P क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। P बराबर क्या होता है? 2ql, सब लोग जानते हैं, पढ़ाए हैं ना? तो pql ये बन गया हमारा P। और नीचे क्या बचा बेटा? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या बेटा? r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अच्छा, जो ये अंडर रूट है इसको क्या लिख सकते हैं? इसकी घात 1/2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं? अंडर रूट को हमेशा 1/2 घात लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 ही होता है अंडर रूट, तो 1/2। अब आगे बात करें P। अब आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर आ गया P, नीचे क्या होगा बेटा? देखो यहाँ इसकी घात 1 हो गई, इसको 1 मान सकते हैं, और इसकी घात आधी, तो कुल की घात कितनी हो गई? 1.5 हो गई, नहीं 1.5? यहाँ 1 और यहाँ आधी, तो r प्लस, यहाँ देखो r स्क्वायर और प्लस l स्क्वायर तो यहाँ भी लिखा है ना, दोनों तो समान ही है। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यहाँ भी है और r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर यहाँ भी है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1/2। तो अगर हम टोटल मिला के लिखें तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की घात को क्या लिख सकते हैं? 1 यहाँ, आधा यहाँ, यानी 1.5। 1.5 को क्या लिखते हैं? 3/2। क्या लिखते हैं? 3/2 लिखते हैं, 3/2। 3/2 लिखते हैं 1.5 को। हो गया? तो P बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2। अब जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर देखो, अगर हम l की बात करें, l की तुलना में r हमारा बहुत बड़ा है, l की तुलना में r हमारा बहुत बड़ा है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? l को नगण्य मान लेंगे, l को लगभग नगण्य मान लेंगे। और जब l को नगण्य मान लेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा बनके क्या आ जाएगा? जरा उसको लिख लेते हैं। इस cos थीटा की वैल्यू को आप कहीं जगह लिख लेना ताकि जरूरत ना पड़े। तो हम वहां लिख देते हैं cos थीटा की वैल्यू कहां से ली गई है? cos थीटा बराबर क्या है? l अपॉन अंडर रूट का r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये आपको नोट करना cos थीटा कहां से आया। तो अब जरा इसकी आगे बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। तो यहां से e की वैल्यू जो हमारी निकल के आई, जब हमने l को इग्नोर कर दिया तो क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन क्या बचा? r स्क्वायर, और l को इग्नोर कर दिया तो r स्क्वायर की घात क्या बचा? 3/2। यहां से स्क्वायर है, यहाँ 3/2 है, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा? क्या बचा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन r क्यूब। क्या बचा? P अपॉन r क्यूब। ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया। क्या बेटा? P अपॉन r क्यूब। उसमें क्या आया था पहले वाले में? 2p अपॉन r क्यूब आया था। यहाँ क्या आया? p अपॉन r क्यूब। मतलब कि ये इसका आधा होता है। उस 2p अपॉन r क्यूब था, यहाँ पर p अपॉन r क्यूब, ये इसका आधा होता है पहले वाले का।
तो अब यहाँ ये निकल के आ गया निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो आई थिंक ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी निरक्षीय स्थिति पर। अब जो तीसरी स्थिति है जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जो तीसरी स्थिति है उसको एक बार भी देख लेते हैं। ये चीज जो आपको समझ में आई हो तो जरूर 11वीं क्लास की क्लास को देख लें, वहां कैसे अवयव में तोड़ते हैं किसी भी सदिश राशि को, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं थर्ड, जो तीसरा है हमारा, किसी भी बिंदु पर अगर रखा हो कोई पी आवेश तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालते हैं उसकी भी बात करेंगे। हाँ, एक चीज जरा आपको बताना भूल गया, जो पहला केस हमने पढ़ाया था इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव हमने लिया था, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो लिया था P, उसकी दिशा आपको हम नहीं बताए हैं। तो दोनों में दिशा कहाँ होगी भैया, जरा एक बार आपको बता देते हैं। जो पहला केस आया था, जो पहला केस हमारा E आया था, जो ये था वैद्युत द्विध्रुव जो पहले में था, जहां बिंदु P पर यहाँ रखा था सामने, तो हमने इधर माना था प्लस, इधर था माइनस। तो हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव कहाँ होता है, हमेशा माइनस से प्लस की तरफ। तो जो वैद्युत द्विध्रुव का मान आएगा बेटा कहाँ होगा, इधर से इधर की तरफ, मतलब इधर से इधर, या माइनस से प्लस की तरफ, ऋण से धन की तरफ। और जो सेकंड केस में भी निकाला हमने, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव किधर आएगा बेटा, इधर होगा। वो भी बेटा ये क्या हमने यहाँ पर प्लस माना था और इधर माइनस माना था, यहाँ पर ऊपर निकाल रहे थे, तो वैद्युत द्विध्रुव किधर होगा, अच्छा इधर माइनस माना था, इधर माइनस इधर प्लस, तो किधर हो गया, माइनस से प्लस की तरफ। यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी। तो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमारा चलता है, P की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है, ठीक बेटा। तो ये हमने निकाल लिया। अब हम तीसरा बात करते हैं थर्ड की, किसी भी बिंदु पर